हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09। तो आज का सेशन है झारखंड के क्षेत्र राजवंश। झारखंड के क्षेत्र राजवंश में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि झारखंड की मुंडा राज की स्थापना कैसे हुआ, झारखंड में नागवंश राज की स्थापना कैसे हुआ, और झारखंड में 8वीं से 10वीं शताब्दी और 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन नागवंशी राजा ने शासन किए हैं और किन किन राजाओं के जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं झारखंड में, जैसे कि पाल हो गया, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके भी प्रभाव जो है झारखंड में देखने को मिलते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप लोग देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप एक सीक्वेंस वाइज से देखिएगा तो आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि छत्रकन है, छत्रकन का शासनकाल 1469 से 1496 ईस्वी तक चला है। तो इस पार्ट 3 जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको इसके बारे में बताया गया, छत्रकन के बारे में। ठीक है, और उसी क्लास को जो है हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं शॉर्ट में छत्रकन के बारे में कि छत्रवंश जो है लोधी वंश के शासनकाल में था और एक प्रतापी नागवंशी राजा था। और छत्रकन जो है के टाइम पे भगवान विष्णु की मूर्ति कोरामे में स्थापित की गई थी और इस मूर्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति जो है कोरामे में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो छत्रकन काल के शासनकाल में। और इससे प्रभावित हुए थे वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और ये जब मथुरा जा रहे थे तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुक जाते हैं और चैतन्य चरितामृत की स्थापना करते हैं, मतलब ये इनके द्वारा लिखा गया बुक है और इसमें जो है झारखंड के भौगोलिक आकार को बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार जो है चैतन्य महाप्रभु संथाल परगना के कई गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना भी करते हैं और चैतन्य महाप्रभु झारखंड के क्षेत्र में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार भी बहुत ज्यादा किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लास छत्रकन के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो अब पढ़ते हैं कि 16 से 90 ईस्वी और 1715 ईस्वी के बीच में किन के शासन रहा है। ठीक है, 1690 से लेकर 1715 ईस्वी तक राम शाह का शासन रहा है झारखंड में। राम शाह कौन थे? तो राम शाह एक नागवंशी शासक थे और जब ये राम शाह झारखंड में नागवंशी शासक के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, कार्य क्षेत्र में था इनके, तो उस समय मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन में थे। ठीक है, जिस समय राम शाह जो है झारखंड के नागवंशी शासक थे तो उसी समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम थे और इनके समकालीन थे राम शाह। नेक्स्ट आते हैं यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह का शासनकाल कितना से कितना रहा है? तो 1715 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी तक यदुनाथ शाह का शासनकाल झारखंड में रहा है और ये एक नागवंशी शासक है यदुनाथ शाह। ठीक है, राम शाह के बाद जो है नागवंशी शासक कौन होते हैं? यदुनाथ शाह होते हैं। तो नागवंशी शासक यदुनाथ शाह जो है फर्रुख सैयर के समकालीन थे। अब ये फर्रुख सैयर कौन है? तो ये जो है मुगल शासक है। फर्रुख सैयर जो है मुगल शासक थे और मुगल शासक के समकालीन नागवंशी शासक झारखंड में कौन थे? तो यदुनाथ शाह थे। इनका शासनकाल 1715 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जब 1717 के टाइम पे क्या हुआ था? बिहार के मुगल सूबेदार कौन थे? सर बुलंद खां थे। इन्होंने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपया मालगुजारी देना स्वीकार कर दिया था। ठीक है, जब सर बुलंद खां जो कि बिहार के सूबेदार थे, इन्होंने यदुनाथ शाह पर 1717 ईस्वी में आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद जो है यदुनाथ शाह जो है पराजित हो जाते हैं इनसे और पराजित होने के बाद अपना राज्य को बचाने के लिए क्या करते हैं? एक इनके बीच में संधि होता है। संधि होने के बाद 1 लाख रुपये का जो है मालगुजारी देना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, यदुनाथ शाह जो है 1 लाख रुपये का मालगुजारी देना स्वीकार कर लेते हैं। मालगुजारी का मतलब क्या होता है? मतलब टैक्स होता है। ठीक है, मतलब कर देना स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद सर बुलंद खां जो है आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित करने हेतु सर बुलंद खां जब आक्रमण करते हैं यदुनाथ शाह के क्षेत्र में तो वो अपना क्षेत्र को बचाने के पश्चात क्या करते हैं? यदुनाथ शाह अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं। अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, सर बुलंद खां जैसे आक्रमण करते हैं यदुनाथ शाह के राजधानी पे तो वो क्या करता है? अपना राज्य क्षेत्र बचाने के लिए, ताकि फिर से जो है उस पर आक्रमण ना हो जाए, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? अपनी राजधानी को चेंज कर देते हैं। और कहां से कर देते हैं? तो दोईसा रहता है उसकी राजधानी और दोईसा से पालकोट हस्तांतरित कर देते हैं।
फिर 1719 से 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा हो जाता है। ठीक है, फिर 1719 से लेकर 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर क्या होता है, पलामू के चेरो राजा द्वारा जो होते हैं रंजीत राय, पलामू के कौन राजा होते हैं, तो चेरो राजा रंजीत राय होते हैं, इनका कब्जा हो जाता है पलामू पर। तो जो है इस वीडियो में आपको जो है इंपॉर्टेंट डेट ही बताया जाएगा, क्या है कि जो है पूरा हिस्ट्री बहुत ज्यादा झारखंड का पेचीदा है और जो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी पॉइंट को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह का शासनकाल कब से कब रहा है, तो 1724 से लेकर 1733 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, 1724 से लेकर 1733 तक झारखंड में नागवंशी शासक कौन है, तो शिवनाथ शाह है। यह अदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था, मतलब यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी मतलब इनका पुत्र था। ठीक है, शिवनाथ शाह। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फरख्रुद्दौला ने नागपुर पर आक्रमण कर देता है, छोटा नागपुर पर आक्रमण कर देता है, और इस समय शिवनाथ शाह का शासन था। इसमें छोटा नागपुर पे इस समय किसका शासन था, तो शिवनाथ शाह का शासन था। और 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार कौन रहते हैं, तो फरख्रुद्दौला रहते हैं। ये जब आक्रमण करते हैं छोटे नागपुर पर, तो इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिवनाथ शाह ने फरख्रुद्दौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार करते हैं। ठीक है, जब फरख्रुद्दौला जो है छोटा नागपुर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने के पश्चात जो है वो तो हार जाते हैं। शिवनाथ शाह का शासन चल रहा था छोटा नागपुर में, तो क्या होते हैं, हारते हैं, और फिर उनके बीच में एक संधि होता है। संधि इसलिए होता है ताकि जो है वो अपना राज्य क्षेत्र को अपने शासन में ही रखे। अगर वो 12,000 रुपये मालगुजारी ना देता, अगर सर जो है फरख्रुद्दौला का बात नहीं मानता, तो वो क्या करता, वो जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता। इसीलिए वो अपने राज्य में शासन करने के लिए क्या करता है, एक संधि के पश्चात 12,000 रुपया मालगुजारी देना स्वीकार करता है फरख्रुद्दौला को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उदयनाथ शाह। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, तो उदयनाथ शाह है। इसका शासनकाल 1733 से 1740 ईस्वी तक रहा है। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो उदयनाथ शाह थे। इनका शासनकाल 1733 से 1740 तक रहा है। इस समय बिहार के जो मुगल सूबेदार थे अलीवर्दी खां थे। ठीक है, जब झारखंड में उदयनाथ शाह का शासन था 1733 से 1740 ईस्वी में, उसमें बिहार के जो मुगल सूबेदार थे कौन थे, तो अलीवर्दी खां थे। टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह और रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी जो है वसूली करता था। जो टेकारी के जमींदार थे सुंदर सिंह, कौन थे, सुंदर सिंह थे, और रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह थे। इनसे अलीवर्दी खां जो होते थे वार्षिक मालगुजारी वसूलवाता था। ठीक है, वसूलता था इनसे। फिर नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ राज्य के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। मतलब अलीवर्दी खां जो है वो टेकारी के जमींदार सिंह जो होते थे सुंदर सिंह, और कौन थे, रामगढ़ के विष्णु सिंह, इनसे जो होता था टैक्स वसूलवाता था। इनको बोलता था कि आप जो है और भी राज्य क्षेत्र में जाइए और उनसे टैक्स लेकर हमें दीजिए। ठीक है, तो नागवंशी के शासक जो कौन थे, उदयनाथ शाह थे, और रामगढ़ के शासक कौन था, विष्णु सिंह। इनके माध्यम से अलीवर्दी खां को मालगुजारी टैक्स दिया जाता था। ठीक है, इनके माध्यम से जो है किसको देता था, विष्णु सिंह को देता था उदयनाथ शाह। जो भी टैक्स देना पड़ता था वो दे देता था विष्णु सिंह को, और विष्णु सिंह के माध्यम से उन्हें अलीवर्दी खां तक जो है उनका टैक्स पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट है श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह 1740 से लेकर 1745 ईस्वी तक शासन रहा है इनका, और ये जो है उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, श्याम सुंदर शाह जो है उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के शासन काल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठा ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया है। ठीक है, मराठों ने जो है जब श्याम सुंदर का शासनकाल झारखंड में था, तो उस समय मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया है। किस लिए किया है, तो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए मराठों ने झारखंड का प्रयोग किया है। मतलब झारखंड होते करते जो है राजमहल होते करते वहां पे प्रयोग करते थे। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था, परंतु बंगाल के जो तत्कालिक सूबेदार कौन थे, अलीवर्दी खां, उसे खदेड़ दिया था। ठीक है, 1742 में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होते हुए कहां पहुंचे थे, बंगाल, और बंगाल पहुंचने के बाद वहां पर आक्रमण किया।
जब वो आक्रमण किए तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? अलीवर्दी खां का शासनकाल चल रहा था। वो एक प्रतापी शासक था अलीवर्दी खां। उसने क्या किया? उसको खदेड़ दिया, मतलब उसको वहां से भगा दिया। ठीक है। 1743 ईस्वी में मराठा भोसले जी ने क्या करते, बंगाल पर आक्रमण किया, जिसका शिकायत जो है अलीवर्दी खां मराठा के पेशवा बालाजी राव से कर दी। ठीक है। 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण कर दिया, और इसका शिकायत जो है किसने किया? अलीवर्दी खां ने मराठा के पेशवा बालाजी राव से कर देता है। और इस शिकायत जैसे ही पता चलता है पेशवा बालाजी को, वो राजमहल होते करते, वामना गांव होते करते क्या करते हैं? बंगाल पहुंचते हैं। और इसकी खबर जो है रघुजी भोसले को पता चल जाता है। इसकी खबर जैसे ही पता चलता है कि बालाजी राव राजमहल होते करते वो बंगाल आ रहे हैं, तो किसको पता चल जाता है? रघुजी भोसले को इस बात की खबर चल जाता है। तो वो मानभूम होते करते, जो कि मानभूम कहाँ है? मानभूम धनबाद में। वो मानभूम होते करते अपनी राज्य जो है वापस लौट जाते हैं। फिर मराठा द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण होते रहता है, और झारखंड का प्रयोग के परिणाम स्वरूप झारखंड में मुगलों का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है। फिर मराठों का प्रभुत्व जो है झारखंड में स्थापित हो जाता है। ठीक है। जब मराठा जो है बार बार क्या करता है? बंगाल पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए क्या करता है? वो झारखंड का जो है रास्ता अपनाता है। जब वो बार बार झारखंड का रास्ता अपनाने के पश्चात में वहां भी युद्ध होता है। ठीक है। और बार बार युद्ध करने के बाद इसका परिणाम क्या होता है? तो परिणाम होता है कि झारखंड में जितने भी मुगल शासक थे उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, और फिर मराठों का प्रभुत्व जो है वहां पर स्थापित हो जाता है। फिर 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच में एक समझौता होता है, और झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हो जाता है। ठीक है। झारखंड क्षेत्र पर किसका स्थापित हो जाता है? रघुजी भोसले को। 31 अगस्त 1743 में पेशवा और बालाजी और रघु भोसले जी के बीच में क्या होता है? एक समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद क्या होता है कि झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित कर दिया जाता है। फिर 1745 में रघुजी भोसले संथाल परगना होकर बंगाल पर आ जाता है। ठीक है। 1745 ईस्वी में फिर रघुजी भोसले क्या करते हैं? संथाल परगना क्षेत्र होते करते बंगाल पर प्रवेश करते हैं, और कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास, पलामू और मानभूम आदि कई क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं। जब झारखंड में मुगलों का शासन खत्म हो जाता है, तब मराठों का शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं मराठा लोग उसके बाद जो है छोटा नागपुर पर, खास और पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों में जो है इन्होंने जमकर शोषण किया। यहां पर जितने भी जनजातियां रहे हैं इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है ये लोग। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि झारखंड में नागवंशी शासन एवं अन्य तथ्य। मतलब झारखंड में तो नागवंश शासक के बारे में बहुत सारे बताए हैं। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और भी नागवंशी शासक रहे हैं, एवं उनके और क्या क्या अलग से तथ्य थे उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो 1498 ईस्वी में संध्या के राजा नागवंशी राज्य पर आक्रमण करके कुछ अधिकार कर लेता है। ठीक है। 1498 ईस्वी में क्या करते हैं? संध्या के राजा नागवंशी राज्य पर आक्रमण करता है और कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है, जिसे नागवंशी राजा ने खेरागढ़ के राजा लक्ष्मी कर्ण निधि की सहायता से मुक्त करवाता है। ठीक है। जो नागवंशी राजा होते हैं वो किससे सहायता लेते हैं? तो खेरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण का सहायता लेते हैं, और उनकी सहायता से फिर नागवंशी राज्य का जो भी राज्य क्षेत्र अपने अधिकार में लिया था उसको मुक्त करता है। फिर शरणनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके शासन काल में जमींदारी प्रथा का समाप्त किया गया। ठीक है। तो शरणनाथ शाह के समय काल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव जो है बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। ठीक है। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव थे कौन? तो बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव। उन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंजी में स्थापित किया था। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन्होंने दोयसागढ़ से अपनी राजधानी सतरंजी स्थापित किया था, तो वो थे ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव। और ये किनके पुत्र थे? तो बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। नागवंशी शासक ऐनीनाथ शाहदेव जो है 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किया था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा किया गया था। कब?
1691 ईस्वी में किया गया था। फिर हटिया बाजार को जो है ठाकुर एनीनाथ साधे द्वारा बसाया गया था। ये हटिया बाजार का है, तो हटिया बाजार रांची में लगता है, ठीक है। और इनका जो है, इनको स्थापित किसने किया था, तो ठाकुर एनीनाथ साधे द्वारा ही स्थापित किया गया था। और ये कौन थे, तो ये एक नागवंशी शासक थे। ठाकुर एनीनाथ साधे द्वारा जो है 5 पत्नियां 21 पुत्र थे। इनके जो है 5 पत्नी थी और 21 पुत्र थे, जिनका उल्लेख नागवंशावली में किया गया है। इनका उल्लेख जो है नागवंशावली में किया गया है। और नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि स्थानीय जमींदारों का दमन किया था, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि नागवंशी शासक मणिनाथ शाह जो जहाँ सिल्ली है, बूंदू, तमाड़ और बरवा, ये लोकेशन है, जगह है। यहाँ से जो है जमींदारी प्रथा जो भी था उनको दमन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, मणिनाथ शाह का। और ये कौन थे, तो ये एक नागवंशी शासक थे। नेक्स्ट चलते हैं, नागवंशी राज्य की राजधानी के बारे में जानेंगे। नागवंशी राज्य की अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर हस्तांतरित करते रहते थे, ठीक है। नागवंशी राजा लोग जो रहते थे वो अपना राज्य को बचाए रखने के लिए किसी बाहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, जैसे मुगल हो गया, मराठा हो गया, इनसे अपने क्षेत्र को बचाए रखने के लिए क्या करते थे, समय समय पर अपनी राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करते रहते थे। फिर नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियामे थी और अंतिम राजधानी कहाँ है, तो रातूगढ़ था, ठीक है। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियामे था और अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नेक्स्ट चलते हैं, पलामू के रक्सेल वंश। पलामू के रक्सेल वंश के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया, लेकिन यह इसमें भी एक बार फिर से बताना पड़ रहा है, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड हम लोग चेरो वंश पढ़ेंगे, ठीक है। और चेरो वंश अगर पढ़ेंगे तो इसमें से थोड़ा सा स्टोरी जो है मैच करता है, इसलिए हम पलामू के रक्सेल वंश को फिर से इसमें ऐड किए हुए हैं। तो प्रारंभ में पलामू के रक्सेल वंश का प्रभाव था और रक्सेल वंश सभी को क्या कहते थे, राजपूत कहते थे। अपने आप को रक्सेल लोग कहते थे राजपूत। और ये कहां से आए थे, तो ये राजस्थान से आए थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से होते होते रोहतासगढ़ होते हुए आया था, ठीक है। रक्सेल का जो है पलामू क्षेत्र में आगमन हुआ और ये कैसे हुआ, तो राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए। रोहतासगढ़ कहाँ है, तो रोहतासगढ़ बिहार में है। रक्सेलों के आते के साथ जो है ये 2 शाखा में बट गया था। पहला देवगन जो कि हरिहर महाराजागंज होकर आए थे, हरिहरगंज और महाराजागंज, यहां से होते हुए क्या करते आए थे और ये देवगन में पहुंचे थे। देवगन में आकर एक शाखा बट गया था और दूसरी शाखा कुंडेलवा में आकर बस गया था। कुंडेलवा जो है चतरा और पाकी से होकर आए थे, ठीक है। पाकी से होकर आए थे, चतरा और पाकी से होते हुए आए थे और कुंडेलवा में बस गए थे। दूसरी बात कि रक्सेलों की 2 शाखाओं में क्रमशः देवगन और कुंडेलवा में किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। जब रक्सेल जो है पलामू में आकर बसे, दोनों शाखा जो है पलामू में आकर बसा और पलामू में आकर बसने के बाद देवगन में और कुंडेलवा में इन्होंने एक किला का निर्माण करवाया और उसने अपनी राजधानी घोषित किया वहां पे, ठीक है। किला का निर्माण करवाने के बाद क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया। और फिर कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान, खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, ठीक है। जब रक्सेल का लोग आए झारखंड में प्रवेश किए पलामू में, और वहां पर क्या किया, उन्होंने किला स्थापित किया, एक देवगन में स्थापित किया और कुंडेलवा में। और फिर क्या किया, वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया। और उस समय की जो जनजातियां थी जो झारखंड में निवास कर रही थी, वो कोरवा जनजाति था, गोंड था, पहाड़िया और किसान, खरवार। रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण ये सब जनजातियां थी। इनमें से खरवार संख्या में सबसे ज्यादा था, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी, तो खरवार जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या था। और जिनके शासक कौन थे, प्रताप धवल। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया, परंतु 16वीं शताब्दी में चेरों द्वारा इन्हें अपदस्थ किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि पलामू में रक्सेलों ने बहुत ज्यादा शासन किया, बहुत ही लंबे समय तक शासन किया है। फिर 16वीं शताब्दी में चेरों द्वारा इन्हें अपदस्थ कर दिया जाता है, मतलब हरा दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पलामू का चेरो वंश। अब यहां से स्टार्ट होता है पलामू का चेरो वंश। उधर जो था रक्सेल वंश था, रक्सेल वंश को कौन हराता है, तो पलामू के चेरो वंश द्वारा उसे हराया जाता है। और फिर झारखंड में चेरो वंश का स्थापना होता है, ठीक है। फिर चेरो ने रक्सेलों को पराजित करने के बाद अपने राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो लोग अपने राज्य की स्थापना करते हैं। और इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने किया था। पलामू की चेरो वंश की स्थापना किसने किया था,
तो 1572 ईस्वी में भागवत राय द्वारा किया गया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि 1572 ईस्वी में भागवत राय द्वारा पलामू के चेरो वंश की स्थापना किया था, ठीक है, जिनमें से साहेब राय की शासनकाल कब से कब रहा है, तो 1697 से 1716 ईस्वी तक साहेब राय का शासन रहा है। ये बहादुर शाह और जहांदार शाह और फरुखसियर के समकालीन थे, ठीक है। ये सब कौन है, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फरुखसियर शाह, तो ये सब मुगल शासक थे। जब मुगल शासक का शासनकाल था 1697 से 1716 ईस्वी में, तो इसी समय झारखंड में पलामू के चेरो वंश कौन थे, साहब राय थे, और इनका शासनकाल था। नेक्स्ट आता है रंजीत राय। रंजीत राय का शासनकाल 1716 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक रहा है, और यह समय जो है साहेब राय का उत्तराधिकारी था, ठीक है। रंजीत राय किसके उत्तराधिकारी थे, तो साहब राय के उत्तराधिकारी थे, और इनका शासनकाल 1716 से 1722 ईस्वी तक रहा है। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार कौन थे, तो सर बुलंद खां थे, ठीक है। जब रंजीत राय का शासनकाल रहता है झारखंड में, तो उस समय बिहार के मुगल सूबेदार कौन थे, तो सरबुलंद खां थे, और जिन्होंने पलामू आया था, और इन्होंने सरबुलंद खां टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। जब रंजीत राय का शासन था तो उस समय मुगल काल कौन थे, बिहार के मुगल बादशाह कौन थे, तो सरबुलंद खां थे। ये जो है पलामू आने के बाद क्या करते हैं, सरबुलंद खां टोरी परगना क्षेत्र को कब्जा कर लेता है, 1722 ईस्वी में कब्जा करता है, और उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। उसके बाद जो है जय कृष्ण राय का शासन रहा है 1722 से 1770 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। इसका काफी लंबा शासनकाल रहा है जय कृष्ण राय का झारखंड में। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर दिया था और पलामू क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रंजीत राय की हत्या किसने की थी, तो जय कृष्ण राय ने किया था। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर देता है और पलामू क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। फिर 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फरुखदुल्ला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय को 5000 रुपये सालाना कर वसूल किया जाता है, ठीक है। 1730 ईस्वी में बिहार के कौन थे सूबेदार, तो फरुखदुल्ला था। ये चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5000 रुपये टैक्स के रूप में सालाना वसूली करता था, ठीक है। तो 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो है बिहार के मुगल सूबेदार होते हैं, और जय कृष्ण राय पर क्या बोलते हैं कि उनको 5000 रुपया टैक्स के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है। और इसका वसूली कौन करता है, तो इसका वसूली के अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दे दिया जाता है, क्योंकि पीछे भी मैंने बताया है कि अलीवर्दी खां जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूलते थे, वो किन्हीं दूसरे को छोड़ देते थे दूसरे पर। तो उनका जो है टैक्स वसूलता कौन था, तो सुंदर सिंह वसूलता था, और ये कहाँ का राजा था, तो टेकारी का राजा था। फिर 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खां ने भी जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी के रूप में निर्धारित कर दिया, ठीक है। 1733 के बाद 1740 में बिहार के मुगल सूबेदार कौन बनते हैं, तो जैनुद्दीन खां बनते हैं, जैनुद्दीन खां। और ये जो है जय कृष्ण राय को फिर बोलते हैं कि अब तुम मुझे 5000 रुपया वार्षिक मालगुजारी के रूप में देगा। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण कर दिया था, और यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। जब जय कृष्ण राय जो है 5000 रुपया उसे देने से इनकार कर देता है, तो जैनुद्दीन खां क्या करते हैं, अपना सैन्य अधिकारी के साथ, उनका सैन्य अधिकारी कौन था, जिसको सेनापति कहा जाता है, हिदायत अली खां द्वारा पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण कर देता है। और यह आक्रमण मुगलों द्वारा जो है पलामू के चेरो राज्य क्षेत्र पर क्या होता है, अंतिम आक्रमण था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर 1750 से 65 ईस्वी के दौरान में पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ। फिर जय कृष्ण राय के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया, और इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू में राजपूत व फिर मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। फिर 1750 से 65 ईस्वी के दौरान में क्या हुआ, पलामू में राजनीतिक सत्ता जो है का ध्रुवीकरण हुआ, मतलब राजनीतिक सत्ता में चेंज हुआ। और फिर जय कृष्ण राय के दरबार में क्या होने लगे, षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। षड्यंत्र प्रारंभ होने के पश्चात जो है दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर लिया जाता है, और जिन्हें पलामू में इनका भरपूर लाभ उठाया गया, ठीक है। 1765 में पता होगा आपको, आप अब जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो बिहार और बंगाल और उड़ीसा की
जो है दीवानी कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और दीवानी हो जाने के बाद पलामू का इसमें जो है भरपूर लाभ उठाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।